रोटेशनल मोशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो इस सेशन के अंदर अपन एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से डिफाइन होता है और सिचुएशन वाइज किस तरीके से नज़ारा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंट मास को लेके कि अपन कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सपोज एक पॉइंट मास है, ये ले लिए एक जनरल पॉइंट मास P और ये v स्पीड से चल रहा है, इसकी वेलोसिटी v वेक्टर और इसका मास मैंने ले लिया m। तो m मास का एक पार्टिकल है जो p लोकेशन पे और v स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और कोई भी मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास ऑब्जर्वर O। इस O के रिस्पेक्ट में यदि मैं बात करूँ इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो ये हमारे पास O के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर होगी r वेक्टर। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की यदि अपन बात करेंगे, सिंबल उसका L लिखते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल P का O के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, वो होगा इसका पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम। आपको पता है लीनियर मोमेंटम P वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, ये होता है mv वेक्टर। ठीक है, तो कई जगह इसे इसी फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, m r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, ये जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी अपन एक डायरेक्शन की बात करें, l हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और यदि डायरेक्शन की बात करें तो l वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, एल वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो एल यानी कि राइट हैंड थंब रूल में आप राइट हैंड को स्ट्रेच करते हो, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हमारे पास फिंगर्स होनी चाहिए, देन नेचुरली बेंड इट टुवर्ड द सेकंड वेक्टर। तो R to P आपको बेंड करना है, तो थंब की डायरेक्शन V के L के डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट मास के लिए हम इस तरीके से बात करते हैं। ये हमने पॉइंट मास का एक किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये नज़ारा हुआ। अब बात कर, ये तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मास का ट्रांसलेशनल मोशन लिया, यानी कि पॉइंट मास हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तब इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। इवन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं भी करेगा तो भी कहीं ना कहीं फंडामेंटली हम यहीं आके अटकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अपन एक पॉइंट मास के रोटेशनल मोशन को भी कंसिडर कर देते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉइंट मास सर्कुलर ट्रैक पे चलता है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट मास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये हमारे पास एक पॉइंट मास है और ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो बेसिकली XY प्लेन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, XY प्लेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, और पार्टिकल की स्पीड मान लेता हूँ मैं v, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी v वेक्टर, वो मैं लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन। जब पार्टिकल यहाँ आया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का i कैप, और डायरेक्शन आपके पास कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज हो रही है। तो आपको ये पता करना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस पॉइंट मास का सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो इस पॉइंट मास का सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो होगा इस पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर सेंटर के रिस्पेक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही डिफाइन होता है। अब देखो आर वेक्टर की बात करते हैं। यदि मैं आर वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो आर वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू तो आर के इक्वल है और पी की न्यूमेरिकल वैल्यू mv। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन कैसे आएगी, राइट हैंड थंब रूल से, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो आर क्रॉस पी करोगे तो कितना आएगा, के कैप आएगा, ये हमारे पास के कैप आएगा। और स्पीड यदि हमारे पास कांस्टेंट है, टाइम के साथ आर वेक्टर और पी दोनों की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी, लेकिन आर और पी हमेशा XY प्लेन में है,
इस वजह से इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जेड एक्सिस के अलोन आएगा। तो ये जो आपस एल वेक्टर आ रहा है ये बेसिकली कांस्टेंट आ रहा है डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म है या और मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एल वेक्टर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। अब इसी पार्टिकल के लिए यदि मैं एक और पोजीशन ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ कहीं बात कर रहा हूँ, ये ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट के अबाउट बात की जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये पार्टिकल घूम के आएगा, मैं इधर बता देता हूँ थोड़ा सा हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा। ये पार्टिकल घूम के इधर कहीं आएगा, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी यदि हमें निकालनी पड़े तो वेलोसिटी इस तरीके से आएगी उस मोमेंट पे, ठीक है। कैसे आएगी, ये हमारे पास v की डायरेक्शन रहेगी, ये v की डायरेक्शन, और जो पोजीशन वेक्टर आएगा ऊपर से देखने पे ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ये दोनों परपेंडिकुलर, देखिएगा आप आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री पे, क्योंकि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन में और वो आपके पास ये वाले जेड और कहीं ना कहीं इधर वाई के बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन तो आप एज ऑफ नाउ यदि मैं बोलूँ वी वेक्टर किधर है, आपको सिर्फ समझाने के लिए तो आप बोल सकते हो आई कैप वाले डायरेक्शन में, ठीक है। और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर रहेगा, मैं आर वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओ के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करूँ कि ओ के रेस्पेक्ट में कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओ, तो अपन बात करेंगे पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम, ये लिखेंगे। तो इस आर की न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल आर और पी की जगह मैं लिखूंगा एम वी, और अभी भी दोनों के बीच का जो एंगल है ना, यदि मैं बात करूं साइन थीटा की, तो वो 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड ओ के रिस्पेक्ट में। और डायरेक्शन यदि आप चेक करना चाहोगे तो डायरेक्शन बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। आप राइट हैंड यूज़ करके देखो तो आर क्रॉस वी करोगे तो डायरेक्शन ऐसे कुछ आएगी, इस तरीके से आपके पास डायरेक्शन आएगी, ये ऐसे डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ये आपके पास एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। कब, जब मैं ओ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बेसिकली जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कहीं डायरेक्शन आ रही है एल वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे ओ के रिस्पेक्ट में भी यदि अपन देखें तो हमारे पास एल की न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है। यहाँ से भी यदि मैं बात करूँ एल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना एल नॉट, ये हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल होने की वजह से यदि एल वेक्टर की बात करें ओ के रिस्पेक्ट में तो ये हमारे पास वेरिएबल है। आप चेक करके देख लो, हर मोमेंट पे अलग अलग डायरेक्शन आएगी एल वेक्टर की। आर वेक्टर और वी वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं और एल वेक्टर भी टाइम के साथ चेंज हो जाएगा, बराबर है। ये नज़ारा समझ आ रहा है। तो अब तक मैं बात कर रहा हूँ एक पॉइंट मास की दूसरे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ तक का पार्ट समझ आया तो एक और बात यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब तक जो हमने बात की ना वो बेसिकली एक पॉइंट मास के एंगुलर मोमेंटम की बात की थी एक दूसरे एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये डिस्कशन मोस्ट ऑफ द केसेस में एक पार्टिकल का जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है ना तभी होता है। रोटेशनल मोशन में ऐसी बातें बहुत ही रेयर केस में ही करते हैं, ठीक है। रोटेशनल के अंदर बेसिकली पॉइंट के अबाउट डिफाइन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एक एक्सेस के अबाउट बात कर रहे होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, एल वेक्टर अबाउट एन एक्सिस। तो हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। जैसे यहाँ पे भी यदि बोला जाए किस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि मैं जेड मान लेता हूँ क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट तो पार्टिकल हमारा घूम रहा है। यदि वो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है तो इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। जेड एक्सिस के अबाउट यदि पूछा जाए तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यदि ये आपसे बोला जाए तो आप एक काम कर सकते हो कि जेड एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट ले लूँ अपनी मर्जी से कहीं भी,
ठीक है, जेड एक्सिस पे मैं कहीं भी एक पॉइंट ले लूँ और वहाँ से मैं एल वेक्टर कैलकुलेट करूँगा और एल वेक्टर के सिर्फ उसी कंपोनेंट की बात करूँगा जो हमारे पास जेड के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि मैं नॉर्मली एक एल वेक्टर कैलकुलेट कर दूंगा। यदि मैं यहाँ पे पॉइंट मास की बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो पॉइंट मास ये एम मास है, उसका एल वेक्टर कैलकुलेट करूँगा, चाहे वो मैं ओ से करूँ या फिर मैं एल वेक्टर जो है ना ये बेसिकली सी से करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी करो। उसके बाद में मैं उनका एक कंपोनेंट लूँगा, मैं इन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट की बात करूँगा। कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जो हमारे पास जेड एक्सिस के पैरेलल हो, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। जैसे यहाँ पे बात करो सी के अबाउट, यदि मैं यही इसी प्रॉब्लम बात करूँ, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ अबाउट एक्सिस, तो मैं क्या कहूँगा, आपने कहीं से भी कैलकुलेट किया हो, चाहे वो ओ से क्या हो, सी से क्या हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या हो, बस उस एल का अपन को एक कंपोनेंट चीज़ हो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ऑलरेडी पैरेलल आ रहा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल आर एम वी के कैप, इतने आ रहा है, तो यही आंसर होगा। अच्छा सर, यदि ओ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये वाला आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और डायरेक्शन ऐसे आ रही, इसका एक कंपोनेंट लो, तो सपोज ये वाला एंगल आप मान लेते हो अल्फ़ा, ये एंगल यदि आपने अल्फ़ा माना है तो ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा, हाँ है ना, और ये एंगल दोबारा से अल्फ़ा होगा, तो एल का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एल साइन अल्फ़ा। तो फिर मैं यदि दूसरे वाले तरीके से निकाल रहा हूँ तो आर एम वी मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा। अब देखो स्मॉल आर साइन अल्फ़ा की वैल्यू को कैपिटल आर लिख सकते हैं, तो कैपिटल आर एम वी उतनी आ रहा है, और मैं जेड एक्सिस के पैरेलल ले रहा हूँ तो के कैप लिख दूंगा, हाँ है ना, डायरेक्शन के कैप। तो हम बेसिकली जब भी एक्सेस की बात कर रहे हैं कि एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेसिकली हम एल के उस कंपोनेंट पे बात कर रहे होते हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है। ये बातें कुछ वैसी ही आ रही है जैसे हमारे पास टॉर्क के अंदर कर रहे थे, याद आ रहा है, टॉर्क में भी कुछ ऐसी ही बातें हम डिस्कस कर रहे थे कि टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, हाँ है ना। तो ये हमारा डिस्कशन रहा, एक पॉइंट मास के लिए मैंने एल वेक्टर को डिफाइन किया। अब पॉइंट मास नहीं होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन कर रहे हैं या कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब वो बात करते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक रैंडम शेप ऑब्जेक्ट लिया है, और ये जो रैंडम शेप ऑब्जेक्ट है इसकी एक्स ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आई लिया है। अब बात कर रहे हैं ये जो एक्स ऑफ रोटेशन है जो कि बेसिकली फिक्स है। अब इस फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए इस रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर क्या बोलते हैं, सिर्फ रोटेशनल मोशन हो रहा है इस फिक्स एक्सेस के अबाउट। सारे पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं कहीं भी एक एलिमेंटल मास ले लेता हूँ छोटा सा डी एम, और इस डी एम के लिए बात करें तो ये आपके पास एक्सेस ऑफ रोटेशन से डी एम मास का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और ये डी एम मास इधर की तरफ, ये अंदर की तरफ डायरेक्शन बताई मैंने, ठीक है, प्लेन के अंदर की तरफ, तो इधर की तरफ एक वेलोसिटी v से चल रहा होगा, और v की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारे पास r ओमेगा, यही होनी चाहिए। r बेसिकली मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपस एलिमेंटल मास है, इस एलिमेंटल मास का एलिमेंटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, डी एल वैक्टर। तो इस डी एल वैक्टर की बात करूँगा तो ये मैं लिखूँगा आर वैक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कितना है, डी एम वी वैक्टर, चलेगा। इस पार्ट को और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी एम आर वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है डी एल वैक्टर। इस पार्ट को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास आर और वी
देखो दोनों आर और वी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इसके अबाउट ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है ना, आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे, तो आर वी साइन 90 डिग्री। और डायरेक्शन की बात करूं तो आर क्रॉस वी से जो डायरेक्शन आएगी वो एक्सेस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आएगी। मैं उस डायरेक्शन को एल कैप बोल देता हूँ। बेसिकली ये ऊपर की तरफ आएगी। ये जो आपके पास वी दिख रहा है ना, वी तो बेसिकली अंदर की तरफ है, और वो एक्चुअल में ऊपर आएगा। जो हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन है बिल्कुल वैसे आएगा। ठीक है। और यदि आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए, अब यहाँ पे जितनी भी अपन डीएम लेंगे ना, सबकी डायरेक्शन एक जैसी आएगी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ जो टोटल एंगुलर मोमेंटम एल होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। सबकी डायरेक्शन एक जैसी आ रही, इस वजह से मैं इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ। ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन आएगी तो ये वाला काम अपन नहीं कर पाएंगे। यहाँ डायरेक्शन सबकी कॉमन आ रही है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ आर वी डी एम चलेगा। एक काम करते हैं, वी की वैल्यू पुट करते हैं। वी की यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा, वी की वैल्यू पुट करके देखो तो ये हमारे पास डी एम, वी की वैल्यू बनेगी हमारे पास आर ओमेगा, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर ओमेगा। अब आप डी एम की पोजीशन कहीं भी लो, ओमेगा सारे पार्टिकल का एक जैसा है, इवन डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही। तो एल वेक्टर की जब अपन एल की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास बच रहा है डी एम मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। और डी एम मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर ये तो एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये आ गया हमारे पास एल कितना आ गया, आई ओमेगा। और यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आगे क्या लिख दोगे आप, एल कैप। और ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन है और एल की डायरेक्शन ये तो सेम है, तो मैं इसे एल कैप को ओमेगा कैप लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा ओमेगा वेक्टर। और अब ये जो ट्रांसलेशनल मोशन की जो एनालॉजी है, वहाँ पर अपन क्या लिखते हैं कि हमारे पास ऐसे डिफाइन होता है, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। ये लीनियर मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे जो काम मास का होता है, यहाँ पे वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप एनालॉजी से भी बता सकते थे, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। ये जो मैंने फॉर्मूला डेराइव किया है, ये एक एक्सेस के अबाउट है, और वो एक्स ऑफ रोटेशन फिक्स है। देखिएगा, ये एक्स ऑफ रोटेशन फिक्स है। इस फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट, ये एंगुलर मोमेंटम निकाला अपन ने। ये किसके अबाउट निकाला, फिक्स एक्सेस ऑफ रोटेशन। इनकी सारे पार्टिकल जिस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहे हैं, वो एक्सेस कहीं हिल नहीं रही है, वो रेस्ट पे है। उस केस में हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। सारे पार्टिकल एक ही एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर पाथ में। ठीक है। और वो एक्सेस अपने आप में रेस्ट पे, तब ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। बराबर है। ओके। एंगुलर मोमेंटम पे एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, जहाँ रेडियस स्मॉल ए है, और आपको बोला है कि पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चाहिए ओ के रिस्पेक्ट में। ओ सेंटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आता है सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। मान लेते हैं हमारा पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लॉकवाइज मानो या एंटी क्लॉकवाइज मानो। ठीक है। तो मान लेता हूँ कि क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये उसके वी की डायरेक्शन होगी किसी इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हमसे पूछा है। ठीक है। और वेलोसिटी हमारे पास रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, आर वेक्टर। ठीक है। तो यदि एल के न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो एल की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकता हूँ मैं। आपके पास एल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाती है आर पी साइन थीटा। या तो आप आर का कंपाउंड ले लो पी के परपेंडिकुलर, या मैं पी का कंपाउंड ले सकता हूँ आर के परपेंडिकुलर। मैं दूसरा काम करता हूँ, पी का कंपोनेंट ले रहा हूँ आर के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक डायरेक्शन है,
जो हमारे पास आर के परपेंडिकुलर इस तरीके से। अब देखो ये एंगल थीटा, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। नेक्स्ट वाला 90 माइनस थीटा, तो ये दोबारा से थीटा, तो v का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा, v कॉस थीटा चलेगा। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आर एम वी कॉस थीटा। अच्छा, इस थीटा को लेके ये वाला थीटा मत मान लेगा, ये वाला थीटा जो मैंने अभी लिखा है ना, ये मैंने फार्मूला लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गलती से आप बोलोगे कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने ये वाला थीटा नहीं लिखा है, मैं जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, ये होता है। तो ये लिख सकता हूँ मैं एम, ये आर एम वी कॉस थीटा चलेगा। इसके बाद में देखो एम वी कॉस थीटा। अब आर की वैल्यू पे आते हैं। आर की वैल्यू को लेके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो छोटा सा ट्राइंगल बनेगा। इस ट्राइंगल के अंदर मैं लिख सकता हूँ ये वाला लेंथ स्मॉल ए है, ये वाला लेंथ r/2 है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में देख के बताओ, तो आप बोलोगे r/2 डिवाइड बाई स्मॉल ए। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा। मैं स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, एल की, एल आ रहा है हमारे पास एम वी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा स्मॉल ए भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता तो क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, आपसे यही बोला है कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट कितना है, क्या होगा, तो ओ के अबाउट ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और जेई एडवांस में पूछी हुई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगेन ये एंगुलर मोमेंटम से रिगार्डिंग है, बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है, आराम से देखिएगा 1 बाय 1। इसमें हमारे पास एक पार्टिकल है जो आपस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे है, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है पार्टिकल का। ठीक है, और दो डिफरेंट लोकेशन के बारे में बात हो रही है, एक ओ जो इसका सेंटर है, दूसरा पी जहाँ से वो स्ट्रिंग सस्पेंडेड है। ठीक है, और दोनों के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज के बारे में कुछ कमेंट किया जा रहा है कि डायरेक्शन के साथ ये क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी या किसके अबाउट वेरिएबल होगा, किसके अबाउट कांस्टेंट होगा, वो सारा डिस्कशन अपन 1 बाय 1 करते हैं। एक बार देखो इस पर लगने वाले फोर्स को लेके पहले बात कर लेते हैं। तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा होगा mg, राइट, एक फोर्स इस पर इधर लग रहा होगा टेंशन T, इधर के डायरेक्शन में टेंशन T, और T का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट हमारे पास इधर की तरफ आएगा। ऊपर वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, इस वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो कुछ ऐसा लिखूंगा कि ये जो पार्टिकल है इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है mg, और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है टेंशन T। एक काम करता हूँ, मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ये एंगल थीटा है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स की बात करोगे तो पार्टिकल पे इधर की तरफ लगेगा, राइट। ये पार्टिकल पे नेट फोर्स की डायरेक्शन आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, अब यदि बोला जाए कि टॉर्क कितना होगा पार्टिकल पे, तो पार्टिकल पे mg की वजह से टॉर्क और t cos थीटा की वजह से टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन का, तो जो नेट टॉर्क रहेगा इसी की वजह से होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से। और नेट टॉर्क की बात करें तो ये वाला एफ नेट हमारे पास ओ से पास हो रहा है, तो ओ के अबाउट यदि मैं टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा, 0। फोर्स 0 होने पे मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो टॉर्क के 0 होने पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो एल वेक्टर ओ के अबाउट कांस्टेंट रहना चाहिए, या बोलो कंजर्व रहना चाहिए। टाइम के साथ ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करनी चाहिए, ना ही हमारे पास डायरेक्शन, ये वाली बात है। और वैसे आप इसे देख भी सकते हो, जब ये पार्टिकल घूमेगा तो ओमेगा हमेशा हमारे पास एल की जो डायरेक्शन है
वो ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी हमेशा हमेशा। ये एल वेक्टर की डायरेक्शन है जब मैं ओ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, बराबर है। और इसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही है, तो आप कैलकुलेट करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू भी आई ओमेगा भी उतना ही रहेगा, या फिर बोलो एम वी आर भी उतना ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जब अपन बात करते हैं पी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन की, तो मैं वेक्टर के कंपोनेंट लेने की बजाय पी यहाँ कहीं है, तो मैं कहूँगा टी की वजह से टॉर्क जीरो और एम जी की वजह से एक टॉर्क आएगा। जब मैं टॉर्क कैलकुलेट करूँगा पी के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा सिर्फ एम जी की वजह से। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, हाँ है ना। यानी मैं आर का कंपाउंड ले लूँ या उसका कंपाउंड ले लूँ, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ, जो इसकी रेडियस है ना वो, क्यों मैं इसका एक कंपाउंड ले रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एम जी। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन। आप आर क्रॉस एफ करो, आर क्रॉस एफ करोगे तो प्लेन के अंदर की तरफ जाएगी, यानी इस मोमेंट पे टॉर्क की डायरेक्शन प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है, ये अंदर की तरफ, ये टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी, बराबर है। टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ रही है, समझ आ रही बात आपको। तो टॉर्क की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमारे पास नॉन जीरो है। इससे ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम वेरी ज़रूर करेगा, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू करेगी या डायरेक्शन करेगी या दोनों करेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम वेरी ज़रूर करेगा। तो एल कांस्टेंट नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। अब देखो, एक काम करो, आप एल की डायरेक्शन निकालो। ये मैंने जो डायरेक्शन निकाली है ना, ये बेसिकली टॉर्क की डायरेक्शन निकाली मैंने, ठीक है। कहाँ, जब मैं पी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ तब टॉर्क इधर की साइड में होगा, यानी यहाँ पे आप देखते हो तो टॉर्क बेसिकली अंदर की तरफ जा रहा है पार्टिकल पे, ठीक है। ये टॉर्क की डायरेक्शन की बात हो रही है अपने पास, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में टॉर्क की डायरेक्शन की बात हो रही है। अभी आप एल की डायरेक्शन कैलकुलेट करो, एल हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस वी, हाँ है ना, आर क्रॉस पी बोलिएगा। आर क्रॉस पी करोगे तो कितना आएगा, आप आर की डायरेक्शन ये वाली है, ये वाली डायरेक्शन आर की डायरेक्शन, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और पी वेक्टर जो वेलोसिटी वो भी तो अंदर की तरफ है, ये वी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आर क्रॉस पी करोगे तो वो यहाँ आएगा। और अब सिंपल ये बोल लो कि आर क्रॉस जब आप वी करोगे तो आंसर हमारे पास वी और आर दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, और वी और टॉर्क सेम डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो टॉर्क है पी के अबाउट, इट इज परपेंडिकुलर टू, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी। यदि टॉर्क परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन वेरी करेगी। जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, स्पीड वेरी नहीं करती, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन वेरी करी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो एल होगा पी के अबाउट, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, और यदि डायरेक्शन की बात करें पी के अबाउट तो ये हमारे पास वेरिएबल होगी। आप एक बार चेक करके देख लो, डायरेक्शन हर मोमेंट पे वेरी कर रही और न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी नहीं करी। ये मैंने फोर्स और टॉर्क के हेल्प से एक्सप्लेन किया। आप नॉर्मली देख के भी बता सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों से एक जैसी आ रही, लेकिन यहाँ पे पी के अबाउट डायरेक्शन एल की वेरी कर रही है और ओ के अबाउट डायरेक्शन वेरी नहीं कर रही, बस। तो आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे, ये ओ के अबाउट तो एल कांस्टेंट है और पी के अबाउट एल वेरी कर रहा है। वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में अलग से नहीं पूछा, एक ऑप्शन होता तो आप इन बातों पे भी देख सकते थे, ठीक है। ये जेईई मेंस 2012 की प्रॉब्लम, ये बाद में और भी एग्जाम में पूछी गई थी। एक और प्यारा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन का। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिस्क गिवन है हैविंग मास m एंड रेडियस r, और मैंने दो डायग्राम बनाए हैं ताकि आपको एक्स ऑफ रोटेशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। टॉप व्यू के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक्स ऑफ रोटेशन है, और साइड व्यू में देखने पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम चाहिए फिक्स एक्सिस के अबाउट। फिक्स एक्सिस के अबाउट एल वेक्टर क्या होता है,
वो होता है आई ओमेगा वेक्टर, यही होता है। तो अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि यहाँ पे एक्स ऑफ रोटेशन होती तो होता है mr²/2, यही होता है ना। और तो ये पैरेलली शिफ्ट हो गई तो प्लस md², तो ये आ जाएगा प्लस mr²। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एंगुलर मोमेंटम ये ओमेगा, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये आ गया एल। डायरेक्शन की बात करेंगे तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे है, ओमेगा की डायरेक्शन ये होगी, ये ओमेगा की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रही बात आपको? एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल। तो जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही हमारे पास एल की डायरेक्शन रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये अपने ये एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया अबाउट एन फिक्स एक्सिस। मैं फिक्स एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फिक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया जा रहा है। बराबर है? ओके। एंगुलर मोमेंटम को लेके अब तक हम ये बोल चुके हैं कि एक पॉइंट मास का दूसरी एक पॉइंट लोकेशन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। फिर हमने बोला था कि एक पॉइंट मास का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि एक रिजिड बॉडी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रही है, उस मोमेंट पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। अब मैं बोल रहा हूँ एक फ्रीली ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास रोटेट भी कर रहा है प्लस उसका ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, यानी उसके पास दो टाइप के मोशन है, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। अब मैं उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूँ किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये वाली सिचुएशन अब अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बॉडी का सेंटर ऑफ मास है जिसका मैंने पोजीशन वेक्टर ले रखा है, और सेंटर ऑफ मास की एक वेलोसिटी है, बराबर है। और ये बॉडी रोटेट भी कर रही है, और मुझे इस पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इस पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए ओ के रिस्पेक्ट में। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूँ, बराबर है। देखते रहिए। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल मास लेते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लिया है dm, और इस dm की पोजीशन इस तरीके से कि सेंटर ऑफ मास इसकी एक पोजीशन वेक्टर रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ m यानी dm विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी एक वेलोसिटी होगी। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्यों होगी, क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है। रोटेट नहीं करती तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी नहीं होती। तो मान लेते हैं इसके पास कुछ एक वेलोसिटी भी होगी, मुझे नहीं पता वो किस डायरेक्शन में होगी। तो इस dm की एक वेलोसिटी ले लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, चलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो एलिमेंटल मास है ना, इस एलिमेंटल मास का एलिमेंटल एंगुलर मोमेंटम dl वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। ये कितना लिखोगे आप, लिखोगे कि dm जो मास है, इस m मास का पोजीशन वेक्टर ओ के रिस्पेक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी कि dm मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी वेक्टर ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू o। यही होना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं dm को साइड में ले लेता हूँ और इन दोनों पार्ट को आराम से देखता हूँ। यदि मैं बात करूँ पोजीशन वेक्टर की, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू o। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, m का पोजीशन वेक्टर o के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मैं इसे लिख सकता हूँ m का पोजीशन वेक्टर c के रिस्पेक्ट में माइनस m का पोजीशन o का पोजीशन वेक्टर c के रिस्पेक्ट में। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देख लो कुछ गड़बड़ हुई है तो लिख सकता हूँ ऐसा, m का पोजीशन वेक्टर c के रिस्पेक्ट में माइनस o का पोजीशन वेक्टर c के रिस्पेक्ट में। और इसे ऐसा भी लिखे तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, m का पोजीशन वेक्टर c के रिस्पेक्ट में प्लस c का पोजीशन वेक्टर o के रिस्पेक्ट में, तो भी चलेगा। ये उल्टा हो जाएगा ना, एक माइनस आ जाएगा। सिमिलरली मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो यदि आपको वेलोसिटी चाहिए
एम की ओ के रिस्पेक्ट में, तो आप इसे बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और इस पार्ट को आप ऐसा लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ। चलेगा? अभी दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर रहा हूँ, नज़ारा कैसा रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। चलेगा? नाउ क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ डी एम मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यही होगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसे आगे देखिए, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस पार्ट को, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा, डी एम, आगे वाले पार्ट को आराम से देखिएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आप ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस, ये देखिएगा ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं जब ब्रैकेट ओपन हो रहा है। समझ में आ रही बात? इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यदि मैं दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या रहेगा, यदि मैं दोनों पार्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इधर की तरफ मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा एल वेक्टर अबाउट ओ, राइट। इधर वाले पार्ट को देखिएगा, मैं 1 by 1 कर रहा हूँ। पहले पार्ट को ऐसा लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग पार्ट को इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना, तो यह आ जाएगा एलिमेंटल मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस प्रोडक्ट विथ डी एम वेलोसिटी ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस, आगे वाले पार्ट को देखिए, आगे वाले पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये पूरे का क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में वो डी एम की लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, वो इंटीग्रेशन से बाहर मैंने इसलिए लिखा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, आगे देखो आप, आगे वाला पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट, अगेन ये वाला पार्ट मैं बाहर ले सकता हूँ, तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। हमारे पास थर्ड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्रॉस प्रोडक्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चलेगा? प्लस लास्ट वाले पार्ट की बात करता है बबन, इंटीग्रेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्रॉस प्रोडक्ट विथ डी एम मल्टीप्लाई विद पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब इन सारे पार्ट को 1 by 1 देखते हैं क्या नज़ारा है, आराम से देखिएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, एक के बाद एक मैं लिख रहा हूँ आपको अलग से समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मल्टीप्लाई बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये बेसिकली आपके पास एलिमेंटल मास मोमेंट है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में।
और सारे मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऐड करोगे तो कितना आएगा 0। तो वो वाला पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आगे वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dm vmc, यानी कि ये हमारे पास ये लीनियर मोमेंटम है हमारे पास एलिमेंटल मास का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी का लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा 0। तो ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। अब जो पार्ट बचा उसकी बात कर लेते हैं। ये वाला एक पार्ट बचा है, इसे मैं लिख सकता हूँ आपके पास पोजिशन वेक्टर ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्रॉस प्रोडक्ट विथ लीनियर मोमेंटम ऑफ dm मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हाँ है ना। और लीनियर मोमेंटम और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास dm मास का, ये एंगुलर मोमेंटम है dm मास का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। और पूरी बॉडी का ये आ जाएगा हमारे पास, पूरी बॉडी का जो है एंगुलर मोमेंटम आ गया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। आ गया कि नहीं आ गया? पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अपन ने कैलकुलेट किया, बराबर है। और ये वाला लास्ट वाले पार्ट को आराम से देखो, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्रॉस प्रोडक्ट विथ, ये वाला पार्ट तो मैं वैसे बाहर ले सकता हूँ ना, पूरा एक जैसा हो जाएगा देखना। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये तो डीएम की पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे बाहर ले लेता हूँ। अंदर वाला हमारे पास क्या बन रहा है, ये बेसिकली लीनियर मोमेंटम है डीएम मास का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर और ये टोटल लीनियर मोमेंटम आ जाएगा ओ के रिस्पेक्ट में। और ये हमारे पास जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, इसे मैं लिख सकता हूँ टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है ओ के रिस्पेक्ट में, हाँ है ना। यानी कि सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास कंसिडर करके ये वाली कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो जो फाइनल आउटकम है एल वेक्टर, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फाइनल जो हमारे पास आउटकम है एल वेक्टर पूरे सिस्टम का ओ के रिस्पेक्ट में, तो यह आ रहा है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू ओ, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ओ के रिस्पेक्ट में पूरे का। इसे आप मोर प्रिसाइजली ऐसा भी लिख सकते हो। ये वाला जो पार्ट अपन ने लिखा है ना मैथमेटिकली, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, आई ओमेगा वेक्टर। और ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक्स ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही उसके अबाउट, ठीक है। इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ प्लस ये आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओ मल्टीप्लाई बाई ये आपस लीनियर मोमेंटम आ गया सेंटर ऑफ मास का ओ के रिस्पेक्ट। यानी कि मैं सेंटर ऑफ मास की जगह पॉइंट मास कंसिडर करके पॉइंट मास वाला फॉर्म लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा किसी जनरल पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आया ना, इसे हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, याद रखिएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वैसे ये वर्ड स्पिन आपने पहले भी सुना होगा, सुना है? जब अपन एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर रहे थे, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में जब मोशन बताया तब मैंने कहा था एक आपके पास ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन बताया था। एक बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है, तो हम उसे बोलते हैं स्पिन। और सेंटर ऑफ मास किसी एक दूसरे पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ये सेंटर ऑफ मास के मोशन की वजह से तो इसे हम बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा एक बढ़िया एग्जांपल समझना ना, तो जैसे मैं अर्थ के मोशन की बात करता हूँ ना, यदि आप देखते हो अर्थ के मोशन को और क्लोजली, ये हमारे पास सन और इधर कहीं यदि मैं मान रहा हूँ ये हमारे पास अर्थ है। तो अर्थ के मोशन को दो तरीके से देखो, एक तो इस सन के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से अपन ईयर की बात करते हैं। ठीक है। तो ये इस मोशन की वजह से जो आपस एंगुलर मोमेंटम आएगा हम उसे बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एट द सेम टाइम ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, जिससे डे और नाइट होता है, तो इसे अपन बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से जो आएगा, तो एक बॉडी जो आपके पास उसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व भी कर रही है, तो उस केसेज में यानी कि आप या फिर ये बोल दो सिंपली कि यदि बॉडी रोटेट इस तरीके से कर रही है प्लस उसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास के पास एक लीनियर वेलोसिटी, तो किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट यदि पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक उसके खुद के सेंटर ऑफ मास का अबाउट एंगुलर मोमेंटम प्लस सेंटर ऑफ मास का उस पॉइंट का अबाउट एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम बोलते हैं स्पिन और ऑर्बिटल। और ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ये आपके पास इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा आप किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो। मैं इसे लिख सकता हूँ, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। आप किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हो, इसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ये जो अर्थ का जो मोशन है इस आप सन के अबाउट कैलकुलेट करो या किसी दूसरे सैटेलाइट के अबाउट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो, एक जैसा आएगा। समझ में आ रही? स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है आप किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। हाँ, दूसरा ये जो सेगमेंट है ये डिपेंड करेगा, ये वाला पार्ट रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वाला नहीं करेगा, स्पिन वाला नहीं करेगा, ऑर्बिटल वाला करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा भी मोशन हो, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो ये चलेगा। वैसे ये जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये बेसिकली सारी सिचुएशन में काम आ जाए। कहीं पे हो सकता है ऑर्बिटल मोशन नहीं हो रहा हो, कहीं पे हो सकता है स्पिन मोशन नहीं हो रहा हो, तो बाकी जो हमने पढ़े थे ना वो इन्हीं के कुछ पार्ट थे, ये सब एक साथ अपन ने पढ़ लिया। कैसे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको एहसास हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को लेके एक और प्यारा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डिस्क गिवन है और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमारे पास डिस्क रोटेट कर रही है अबाउट एन फिक्स एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा एल वेक्टर, इसे क्या लिख सकते हो, आई ओमेगा, ये आप यूज कर सकते हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास डिस्क का mr²/2, जो गिवन एक्स ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट इतना ही है, मल्टीप्लाई भी ओमेगा वेक्टर। अब ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, ओमेगा वेक्टर किधर है, आप ये जो रोटेशन इस तरीके से गिवन है तो ओमेगा वेक्टर हमारे पास ओमेगा कैप की बात करें तो वो जेड एक्सिस के अलॉन आएगा। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, mr²/2 ओमेगा और के कैप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया एल की बात। जो मैंने बताया था ना लास्ट के अंदर जो हमने डेराइव किया था स्पिन प्लस ऑर्बिटल, यहाँ पे यदि बात करते हो तो ये जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है ना,
ये बेसिकली स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिटल वाला है यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सिचुएशन देखो, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे, यानी ये आपके पास जो बॉडी रोटेट करी, ये आपके पास एक्स ऑफ रोटेशन है। अगेन ये फिक्स एक्स ऑफ रोटेशन है। तो जो सेकंड मेथड था मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है मैं फिक्स एक्स ऑफ रोटेशन वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, आई ओमेगा वेक्टर वाला। ठीक है, अब यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करूँगा तो उसके लिए मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या लिख सकता हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर चलेगा। और ओमेगा की डायरेक्शन देखो, तो ओमेगा की डायरेक्शन जेड एक्सिस का अबाउट है, तो मैं इसे के कैप लिख सकता हूँ। ये सेम रिजल्ट आपके पास यदि मैं स्पिन प्लस ऑर्बिटल करता तब भी यही आता, यानी कि मैं बोलूँ कि एल वेक्टर स्पिन वाला और एल वेक्टर ऑर्बिटल वाला, तब भी आंसर उतना ही आता। कैसे, चेक करके देख लेते हैं भाई। जब आप स्पिन की बात करोगे तो आप इसे लिखोगे आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ये लिखोगे। और ऑर्बिटल की बात करोगे, ऑर्बिटल में मैं लिखूंगा टोटल मास m, और आप इसे लिखोगे आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ये सेंटर ऑफ मास का ओ के रिस्पेक्ट में, और ये सेंटर ऑफ मास का ओ के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो एक्स ऑफ रोटेशन उसके अबाउट बात की जा रही है। ये कितना आएगा, ये आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, और डायरेक्शन क्या आ रही है, के कैप। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे वाले पार्ट को देख लो, ये आपके पास डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, तो आर, ठीक है, सॉरी कैपिटल आर एंड डी। डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास, डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है डी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपके पास वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी देखो आर क्रॉस वी कर रहे हो आप, ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी आ रही है वो देखो भाई। वी की यदि मैं बात करता हूँ, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो रहेगा ये बेसिकली यहाँ पे बात करूँ अंदर की तरफ जा रहा होगा वो, ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और वी को मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ओमेगा, चलेगा। और वी को लिख सकता हूँ ना डी ओमेगा, तो ये हमारे पास आएगा डी ओमेगा। और डायरेक्शन आप आर क्रॉस वी करके देखो, फिर से जेड एक्सेस आ रही, तो मैं इसे लिख सकता हूँ के कैप। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा के कैप प्लस एम डी स्क्वायर ओमेगा के कैप। रिजल्ट वही है, बस हमारे निकालने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल रहे हो इस प्रॉब्लम के। यानी कि मैंने ये बोला, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली यूनिवर्सल है, और ये वाले जो हमने पढ़े थे ना वो कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहे थे कि फिक्स एक्सेस के अबाउट क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा, वो वाली बातें कर रहे थे। इसके अंदर वो सारी चीज़ें, यानी कि अपने ऑर्बिटल वाला पहले अलग से डिस्कस किया था, स्पिन वाला अलग से किया था। स्पिन बोलना गलत होगा, मैं फिक्स एक्सेस के अबाउट अलग कर रहे थे, और फिर देखा कि एक अलग ही सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, तो मैंने ये जनरलाइज फार्मूला डेराइव किया था। इस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब आगे वाली प्रॉब्लम देख लो, थर्ड वाला केस। थर्ड वाला केस में उन्होंने ये बोल दिया कि ये जो आपके पास डिस्क है उसके पास एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, एट द सेम टाइम ये रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ। तो यहाँ पे यदि हमसे बोला जाए कि एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर कितना होगा, तो अपन वही लिखेंगे ना, स्पिन प्लस ऑर्बिटल, स्पिन वाला और ऑर्बिटल वाला। स्पिन वाले का आपको पता है कि उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो, तो स्पिन वाला तो आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, आई सी की वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। देख लो कैसे घूम रहा है, जिस तरीके से घूम रहा है ओमेगा की डायरेक्शन है उसके बेसिस पे देखो ओमेगा की डायरेक्शन किधर जा रही है, ये घूम रहा है तो ओमेगा जा रहा है माइनस के कैप की डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा माइनस का के कैप, ठीक है। बॉडी जैसे घूम रही है ना,
अब ऐसे फिंगर को घुमाओ राइट हैंड की, तो थंब हमारे पास प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्शन लिख दी। और ज़रूरी नहीं है कि ऑर्बिटल और स्पिन हमेशा सेम डायरेक्शन में आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ओ के रिस्पेक्ट में यदि आप बात करोगे तो ओ के रिस्पेक्ट में आप इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानोगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मानोगे तो आप आर क्रॉस पी करने वाले हो, ठीक है। तो या तो आप वी के कंपाउंड ले लो या आर के कंपाउंड ले लो। तो बेटर है कि मैं आर के कंपाउंड ले लूँ वी के परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एम वी डी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन की बात करो तो आर क्रॉस वी करके देखो, ये वाला वेक्टर क्रॉस ये वाला वेक्टर अगेन अंदर की तरफ जा रहा है, तो माइनस के केप, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की सेम आ रही है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला केस यहाँ पे यदि आपको एल के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा और स्पिन वाला एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, और डायरेक्शन देखो प्लेन के बाहर की तरफ आ रही है तो प्लस का के केप। और ऑर्बिटल वाला क्या आएगा, वो मैं लिखूंगा एम वी डी। ऑर्बिटल वाले में ये आपस पोजीशन वेक्टर, तो ये फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकंड वेक्टर, ऐसे घुमाओगे अपने हैंड को तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ, तो माइनस के केप। सी और डी से आपको समझ में आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि ऑर्बिटल और स्पिन सेम डायरेक्शन में, और कई बार अपोजिट भी ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ और भी डायरेक्शन आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक प्लस है तो दूसरा इधर प्लस या माइनस, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, ठीक है। कुछ भी डायरेक्शन आ सकती है, बराबर है। लेकिन स्पिन वाला जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, इस बात का ध्यान रखिएगा, बराबर है। ये जो लास्ट के सी और डी वाली प्रॉब्लम की है ना, इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ऊपर वाली जो बाकी प्रॉब्लम है उनको मैं इस फॉर्मूले से तो कर ही सकता हूँ, बट इस फॉर्मूले के बिना भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 डिफरेंट केसेस अलग से पढ़ रखे थे, बराबर है। एंगुलर मोमेंटम आपको कितना समझ आया कितना नहीं आया, उसके लिए आप वीडियो को अभी पॉज करके ये वाली प्रॉब्लम आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। अभी इसी वक्त आप पेन उठाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, हम इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब तक सबने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब आप अपने आंसर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर पे बात करते हैं, तो 1 बाय 1 इस पार्ट की बात करें, आपको 3 डिफरेंट लोकेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम प्लस हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑर्बिटल मोशन में होता है, इस वजह से एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, ठीक है। स्पिन वाला एंगुलर मोमेंटम सारे केसेस में एक जैसा रहेगा, ठीक है। स्पिन वाला सब में एक जैसा रहेगा, तो ये कितना होता है, ये होता है आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा वेक्टर, आई सी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा वेक्टर, ठीक। आई सी की वैल्यू कितनी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, तो डिस्क के लिए रहता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ओमेगा की डायरेक्शन देखो, जिस तरीके से घूम रहा है ओमेगा प्लेन के अंदर की तरफ आएगा, ये इधर हमारे पास जेड एक्सिस आएगी, तो प्लेन के अंदर क्या आएगा, माइनस का जेड, तो ये आएगा माइनस का के केप, ठीक है। अब आप पास अलग अलग पार्ट ए बी सी के अंदर मैं ऑर्बिटल वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ। ऑर्बिटल वाले के 3 आंसर आ जाएंगे जो मैं अलग अलग बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में ऑर्बिटल कुछ अलग आएगा, सेकंड वाले में अलग आएगा, थर्ड वाले में अलग आएगा, ठीक है। पहले पार्ट में हमारे पास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास आर वेक्टर रहेगा, और ऑर्बिटल के अंदर अपन सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे, ये आपस आर वेक्टर रहेगा फर्स्ट वाले केस में। सेंटर ऑफ मास को यदि मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं या तो v का कंपोनेंट r के परपेंडिकुलर लूँ या r का v के परपेंडिकुलर, तो बेटर है कि मैं r का v के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँगा, तो ये y एक्सिस का अबाउट आएगा, दैट इज़ 4a। तो मैं लिख सकता हूँ इसे 4a मल्टीप्लाई बाई एम वी कितना है, v नॉट, न्यूमेरिकल इतनी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, r क्रॉस v करके देखो, ये r की डायरेक्शन, आप जैसे ही r क्रॉस v करोगे थंब किधर जाएगा आपस, अंदर की तरफ, तो मैं लिखूंगा माइनस का के केप। तो पहले वाले केस में इतना है। दूसरे वाले केस में आपको
3a, 0 यानी कि इस क्यू के रिस्पेक्ट में बात की जा रही, तो क्यू के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर होगा। अगेन ये डिस्टेंस तो आपके पास परपेंडिकुलर, ऑलरेडी दोनों परपेंडिकुलर है। ये वाली आर की डिस्टेंस यहाँ पे 4a के इक्वल आ जाएगी, तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी 4a mv0। और डायरेक्शन भी चेक करके देख लो, तो ये भी -k, यानी कि P और Q दोनों के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आर की। आर के रिस्पेक्ट में यदि मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गई, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। तो तीसरे केस में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी 0। बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबका यह आंसर सही था। यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन ऑर्बिटल वाला रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। बराबर है। ओके।